हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जहाँ पे आपको बेटा सीटेट साइंस, सीटेट मैथ्स और सीटेट सीटीपी की प्रिपरेशन मैं आपको करवा रही हूँ। सीटेट साइंस और मैथ्स का बेटा काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज से बेटा मैं आपको सीटेट सीटीपी की प्रिपरेशन कराऊंगी। बेसिकली मैं आपको उसमें सीधा बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन समझाऊंगी। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया गया है कि पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट and extended observation should be to compare children in specific domains and abilities। ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है या एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो बच्चों को कंपेयर करने के लिए किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक डोमेन या एबिलिटीज़ में। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, देखिए हम कभी भी बच्चों में कंपेयर करने के लिए कोई काम नहीं करते। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो साइंस में हो, मैथ्स में हो, सीडीपी में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका कभी भी कोई भी असेसमेंट, कोई भी टेस्ट इसलिए नहीं किया जाता कि हम बच्चों के अंदर कंपेयर कर सकें। हमेशा इसलिए किया जाता है कि हम बच्चों की जो कमियां हैं उनको फिगर आउट करके उनका सॉल्यूशंस दे सकें, उन्हें बेटर बना सकें। कभी भी कंपैरिजन के लिए नहीं होता। तो बेटा एजर्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस इज एन innate ability and cannot be nurtured। ये बात सही है कि जो इंटेलिजेंस होती है बच्चे को, वो बेटा अंदर से मिली होती है, innate ability होती है, लेकिन उसे नर्चर नहीं किया जाता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन वो अपनी उस इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता। उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो निखर के नहीं आ पाती। तो एक एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट बेटा उनकी जो एबिलिटीज़ होता है उनको इम्प्रूव करने का काम करता है, उनको एक फ्रेम देने का काम करता है। तो ये कहना कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक एबिलिटी है और उसे नर्चर नहीं किया जाता, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ टीचर who consciously take example of scientists of all the genders in her middle school classroom is trying to। एक टीचर है बेटा जो क्या करता है, सभी जेंडर्स के जो साइंटिस्ट हैं उनका एग्जाम्पल लेता है अपने मिडिल क्लासरूम में। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाना चाहता है? नहीं। जेंडर आइडेंटिटी को एनेबल करना चाहता है? नहीं बेटा, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो समाज में, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स चला आ रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप होता है जिसमें ये समाज कहता है कि लड़कियां सिर्फ आपके घर का काम ही करेंगी और जो लड़के हैं वो बाहर जाके जॉब ही करेंगे। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है जहां आपको बोला जाता है कि लड़कियां मैथ्स और साइंस नहीं कर सकती लेकिन लड़के कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए एक टीचर क्या करता है, आपका सभी जेंडर्स के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका एग्जाम्पल देता है, ताकि ये जो रूढ़ियाँ हैं, जेंडर रूढ़ियाँ बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, तो इनको ब्रेक किया जा सके, इनको तोड़ा जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट इन डोमिनेटिंग। देखिए अगेन ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें ये बोला गया है कि गर्ल्स जो हार्ड वर्किंग और सिंसियर होती हैं, लेकिन बॉयज कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। तो क्या मुझे ये बताओ, गर्ल्स इंटेलिजेंट नहीं हो सकती? क्या बॉयज हार्ड वर्किंग और सिंसियर नहीं हो सकते? तो एजर्शन क्या है बेटा, गलत है। नेक्स्ट है, टू डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल ब्रेन्स प्रोड्यूस ऑल डिफरेंस इन फिजिकल एंड
कॉग्निटिव स्किल्स एज वेल एज पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट इन हाई। ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, गर्ल और बॉय होने की वजह से ही उनके जो ब्रेन है वो दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, फिजिकली भी, कॉग्निटिव भी, और पर्सनैलिटी, उनका टेम्परामेंट भी दोनों सेम। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि वो गर्ल्स है तो इसलिए वो ऐसी है, वो बॉयज़ है तो इसलिए वो ऐसा। बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती हैं, हमारे एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट शुड बी सीन एज। ये कहते हैं कि जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है, यानी कि हमारी क्लास में अगर बेटा जो 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चे जो हैं बेटा उनमें कुछ ना कुछ समानताएं होंगी और बहुत सारी क्या होंगी, असमानताएं होंगी। हमारी क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, उनकी जो लर्निंग प्रेफरेंसेस होती हैं वो भी अलग होती हैं। तो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है लर्निंग प्रेफरेंस में स्टूडेंट को, उसको हमें कैसे देखना चाहिए, क्या हमें उसे कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी की तरह देखना चाहिए कि ये बच्चे के अंदर तो भैया मतलब मानसिक तौर पे वो एबनॉर्मल है, या हमारे को बेटा उसका जो डेवलपमेंटल डिफिसिट एमंग सम चिल्ड्रंस, या नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए हमारे को मानना चाहिए कि ये भी एक नॉर्मल डिपिक्शन है, यानी कि ये भी एक क्या है, डाइवर्सिटी का एक रूप है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और बच्चों को उनके अकॉर्डिंग ही हमारे को सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइंड ऑफ असेसमेंट जिसमें स्टूडेंट स्कोर करता है कंपेयर विद। देखिए अब यहाँ पे चीज़ें आती है बेटा, एक आता है नॉर्म रेफरेंस्ड, एक आता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है बेटा, जब परफॉर्मेंस जो होती है स्टूडेंट की उसे किसी ग्रुप के साथ बेटा कंपेयर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस बोलते हैं। और क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होता है, जब बेटा बच्चे की जो आपका जो असेसमेंट है, बच्चे की जो एबिलिटी है, उसे किसी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा जो हमारे कैट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें आप देखते हैं 99 परसेंटाइल आता है, तो 99 परसेंटाइल क्या है, दैट इज द क्राइटेरिया रेफरेंस। कि बच्चे का जो 99 परसेंटाइल आएगा उसका ही IIM में क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। लेकिन नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, जिसमें बेटा क्लास में जैसे आपने देखा होगा ये बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उसमें क्या है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वो असेसमेंट जिसमें स्टूडेंट बेटा कम स्कोर करता है और कंपेयर किया जाता है उसको अदर स्टूडेंट के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस। क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म मतलब ग्रुप असेसमेंट, ग्रुप रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लासरूम असेसमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेटा आपका क्लासरूम असेसमेंट को लेकर सही है। पहला क्या है, असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेस व्हाइल दे स्टडी। ये कहते हैं असेसमेंट जो है बेटा बच्चों की जो कॉग्निटिव जो मानसिक प्रोसेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए जब वो पढ़ रहे हों। बिल्कुल ठीक है। असेसमेंट शुड सर्व एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन themselves। बच्चों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए असेसमेंट। असेसमेंट शुड क्रिएट फियर एंड स्ट्रेस। बिल्कुल गलत बात है बेटा, हम कभी भी असेसमेंट इसलिए नहीं करते ताकि बच्चों के अंदर डर और स्ट्रेस पैदा हो सके। ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है बेटा, कहीं पे भी देखना को मिले तो ये हमेशा गलत होगा। असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉर्म रेफरेंस। क्या असेसमेंट बेटा स्टैंडर्डाइज और नॉर्म रेफरेंस होना चाहिए? नहीं बेटा, असेसमेंट होना चाहिए बेटा बच्चों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, और क्राइटेरिया रेफरेंस होना चाहिए। क्राइटेरिया रेफरेंस होना चाहिए जिसमें बेटा बच्चे को बच्चे से कंपेयर नहीं करना, हमें बच्चे को एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करना है कि हम बच्चे को मतलब आपका बेटा बच्चे का अचीवमेंट लेवल, जैसे हम कहते हैं ना 40% तो होना ही चाहिए। जब हम एग्जाम देते हैं हम क्या कहते हैं, पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स इज 40%, दैट इज क्राइटेरिया रेफरेंस। हमारे को बच्चे से कंपेयर नहीं करना, और असेसमेंट ना ही हमारे को क्या करना बेटा, स्टैंडर्डाइज बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर, 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड प्रमोट हाई ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। इनमें से बेटा कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों के अंदर हाई ऑर्डर क्रिटिकल और
एनालिटिकल यानी कि एनालाइज करने वाली थिंकिंग को बेटा सबसे ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो आइडेंटिफाई द नाउन मेंशन इन द, क्या बेटा नाउन पहचानने से बच्चे के अंदर कोई एनालिसिस आएगी, क्या वो हाई ऑर्डर अपना माइंड लगा पाएगा एक अच्छे लेवल पे? नहीं। न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने से न्यूज़ में बेटा उसने कुछ भी एनालिसिस नहीं करा। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल और सुटेबल टाइटल देना, देखिए इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं लग रही कुछ भी। आइडेंटिफाई द एजम्पशंस अंडरलाइंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल डिपिक्टिंग द सेम। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए दो न्यूज़पेपर हैं और दोनों का बेटा सेम मतलब आपका क्या है, सेम इवेंट पे आर्टिकल है। अब बच्चा जब बेटा इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों आर्टिकल्स को एनालाइज करेगा, डिपिक्ट करेगा कि इन दोनों के अजम्पशंस के अंदर क्या चीज़ में डिफरेंस है, क्या चीज़ में इसमें बेटा सिमिलैरिटी है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, बच्चों की जो हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है, उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, उनको प्रमोट करती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आपका जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है, स्टूडेंट विथ पुअर राइटिंग एबिलिटीज आर ऑफन स्टीरियोटाइप बाय देयर टीचर्स एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल। बेटा ये स्टेटमेंट सही है कि जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती तो टीचर्स को उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअली कैसा है, डिसेबल है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट टीचर्स को लगता है। तो ये बात स्टेटमेंट इन्होंने सही बोला है। टीचर्स टू हैव अ इम्प्लिसिट बायस एंड होल्ड assumptions अबाउट स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है बेटा। टीचर्स क्या बंद करते हैं बेटा, बच्चों के बारे में कुछ अपनी धारणाएं बना देते हैं, जिसकी वजह से बेटा स्टूडेंट का जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। अगर टीचर क्या करेगा बेटा, किसी बच्चे के बारे में गलत धारणा बनाएगा तो क्या होगा, उसकी बेटा ग्रोथ के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और क्या है बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। इसमें से बेटा कौन सा तरीका है जिससे क्लासरूम में डाइवर्सिटी प्रमोट नहीं हो रही है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटीज एंड कल्चर्स। बिल्कुल सही बात है। जब हम बच्चों को उनकी बेटा अपने कल्चर्स को, उनकी यूनिक आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं तो क्या होता है, आसपास के जो बच्चे होते हैं बेटा वो उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं और बच्चों के अंदर डाइवर्सिटी क्या होती है, प्रमोट होती है। एडेप्टिंग द बिहेवियर बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द, बच्चों से कहा जाता है कि बेटा एक पर्टिकुलर टाइप का बैकग्राउंड और कल्चर उसी को ही अडेप्ट कीजिए, तो इससे बेटा डाइवर्सिटी प्रमोट नहीं हो रही। तो यही हमारा आंसर है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड और कल्चर के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करें, तो इससे भी क्या है बेटा, डाइवर्सिटी प्रमोट होती है। बच्चों को नए नए क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड्स के बारे में, कल्चर्स के बारे में पता चलता है। इनकॉर्पोरेट करना बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को और एक्सपीरियंस को करिकुलम में, बिल्कुल सही बात है बेटा। इससे भी क्या है, डाइवर्सिटी हमारी क्या होती है, प्रमोट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बेटा मैच द फॉलोइंग है, हमारे को कुछ आपकी क्या दे रखी है, डिसेबिलिटीज दे रखी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, और उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं वो दे रखे हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन से वाला स्टेटमेंट सही है। तो बेटा इसमें देखिए, डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्किल्स, मतलब आपका जो डिस्ग्राफिया होता है बेटा, ये राइटिंग एबिलिटीज को अफेक्ट करता है, जैसे स्पेलिंग, हैंडराइटिंग, अपने जो थॉट्स हैं उसे पेपर में लिख पाना, फाइन मोटर स्किल्स, इनको इम्पैक्ट करता है। तो बेटा बिल्कुल डिस्ग्राफिया हमारा सही है। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया हमारी बेटा जो रीडिंग है, लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, उसे अफेक्ट करता है। डिसलेक्सिया क्या करता है, यहाँ पे लिखा है नंबर्स और अरिथमेटिक, बेटा अरिथमेटिक और नंबर को जो अफेक्ट करता है दैट इज डिसकैलकुलिया। ठीक है, वो हमारा डिसलेक्सिया नहीं होता। डिसलेक्सिया हमारी बेटी रीडिंग को और लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया हमारी जो फिजिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि फिजिकल मूवमेंट होते हैं बेटा, उसको
अफेक्ट करता है। इसमें कहा है कि सी हियर टॉक, नहीं ज़रूरी नहीं है कि सी हियर टॉक को ही करे बेटा। इसमें बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन को, जो हमारे फिजिकल कोऑर्डिनेशन होता है यानी कि मूवमेंट, उनको अफेक्ट करता है। डिस्कैल्कुलिया में बेटा मैथ्स से रिलेटेड जो होती हैं, हमारी मैथ्स के जो नंबर्स होते हैं उनको जो समझने की क्षमता होती है उसे अफेक्ट करता है, रीडिंग स्किल्स को नहीं। रीडिंग को कौन करता है, डिसलेक्सिया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 10 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म शो ईज एट। जो बच्चे बेटा ऑटिज्म से गुजर रहे हैं उन्हें सबसे इजी क्या लगता है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। आई कांटेक्ट में नहीं बेटा, जो ऑटिज्म की बीमारी के होते हैं उन्हें आई कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है। फैमिलियर और प्रिडिक्टेबल रूटीन, यस, जो बेटा उनके लिए फैमिलियर होता है, जो प्रिडिक्टेबल रूटीन होता है, यानी कि अगर वो बेटा रोज़ 10 कदम वहाँ से चलते हैं तो उनको वही 10 कदम कंफर्टेबल लगेंगे, दूसरे 10 कदम कंफर्टेबल नहीं लगेंगे। जो चीज़ उनको पहले से पता है, जो उनका प्रिडिक्टेबल रूटीन है, उसी में उनको सबसे इजी होती है। अगर ट्रांजिशन होगा उनमें भी उनको दिक्कत आएगी, वो स्ट्रेंजर से बात भी नहीं कर पाएंगे ऑटिज्म वाले आपके जो स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड इन मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ओके। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बोर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल दैट नीड टू बी नर्चर्ड, ग्रेट। Gifted children have lower sense of curiosity and poor imagination skill, really। क्या बेटा गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो सेंस होगी वो कम होगी और इमेजिनेशन स्किल पुअर होगी? नहीं बेटा, हाई इमेजिनेशन स्किल है, तभी तो वो गिफ्टेड है। सो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि उन्होंने पूछा था नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट। जो एरर एनालिसिस किया जाता है स्टूडेंट का, वो हिंडर करता है बेटा मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को स्टूडेंट की? नो। इज अ फ्यूटाइल एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक बेकार की एक्टिविटी है लर्निंग प्रोसेस में? नो। सपोर्ट्स स्टूडेंट इन रिटेनिंग देयर लर्निंग। सपोर्ट करता है स्टूडेंट को इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, उनकी जो लर्निंग है उनको रिटेन करने में। ये क्रिएट करता है फर्दर गैप्स इन द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है बेटा उसके बीच में गैप क्रिएट करता है। सो बेटा जो एरर एनालिसिस होता है एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है बच्चों की लर्निंग के अंदर, जो बच्चों को हेल्प करती है कि जो भी उन्होंने सीखा है वो उसे लंबे समय तक उसे रिटेन कर सकें, उसे उस चीज़ को लर्निंग को याद रख सकें। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज को लेके बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। ये कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज is also known as analytical knowledge। डिक्लेरेटिव नॉलेज को एनालिटिकल नॉलेज भी कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर। प्रोसीजरल नॉलेज हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड होती है नेचर में। प्रोसीजरल नॉलेज टेल्स द फैक्चुअल नॉलेज अबाउट समथिंग। क्या प्रोसीजरल नॉलेज हमारे को बेटा फैक्ट्स बताती है किसी बारे में। डिक्लेरेटिव नॉलेज एम्फेसिस हाउ टू डू समथिंग। डिक्लेरेटिव नॉलेज इस बात पे जोर देती है कि कोई काम कैसे करना है। तो पहले ये समझिए डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है बेटा, डिक्लेरेटिव मतलब किसी चीज को जानना, रेफर करना, मतलब फैक्ट्स को, डाटा को, कंसेप्ट को डिक्लेयर करना। ठीक है, फैक्ट्स के बारे में जानना। डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या होता है, फैक्ट्स के बारे में जानना, डाटा के बारे में जानना, कंसेप्ट्स के बारे में जानना। ये बेटा आपका फैक्ट्स बेस्ड होता है बजाय एनालिटिकल और प्रोसेस ओरिएंटेड के। ठीक है, जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है वो कहती है हाउ, किस तरीके से कोई काम होता है, कोई स्किल्स या प्रोसीजर्स या उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि किसी चीज को कैसे करना है, इसके स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी है, वो हमारी प्रोसीजर नॉलेज में। कोई हम काम कैसे करेंगे वो प्रोसीजरल नॉलेज बताता है, और डिक्लेरेटिव नॉलेज बताता है कि ये इसके फैक्ट्स क्या है, इसका डाटा क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, ये बताता है।
तो अब आप खुद देख लीजिए बेटा इसके अंदर हमारा सही आंसर क्या होगा। ये कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज हमारी एनालिटिकल नॉलेज होती है। एनालिटिकल नॉलेज बेटा प्रोसीजरल नॉलेज होती है, क्योंकि वो हमारे को क्या बताती है, आपकी एनालिसिस करना बताती है कि किस तरीके से किस प्रोसीजर को, किस स्ट्रैटेजीज को हम यूज़ करेंगे। ये कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर। बिल्कुल सही बात है बेटा, प्रोसीजरल नॉलेज कैसी होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, यानी कि जिसके अंदर प्रोसेस होता है। प्रोसीजरल नॉलेज फैक्चुअल नॉलेज होती है, नहीं बेटा डिक्लेरेटिव नॉलेज हमारी फैक्चुअल नॉलेज होती है। फैक्चुअल नॉलेज मतलब जिसमें हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज हमारी इस बात पे जोर देती है हाउ टू डू समथिंग, नहीं बेटा प्रोसीजरल नॉलेज बताती है कि हमें किसी काम को कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट विच रिक्वायर्स एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन of existing cognitive structure take dash time for learning and are retained for dash durations. Okay, तो देखिए कंटेंट विच रिक्वायर एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन, ऐसा कंटेंट जिसको बेटा एक्सटेंशन की या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में टेक डैश टाइम, वो कैसा टाइम लेते हैं लर्निंग के लिए और वो कैसे रिटेन रहते हैं ड्यूरेशन में। तो देख बेटा इसका आंसर होगा कि देखिए जब कभी भी हमारे दिमाग में देखिए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब हम उसके अंदर कोई भी बेटा एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको चेंज होने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब एक बार हम वो चीज़ सीख जाते हैं तो फिर वो बेटा लंबे समय के लिए हमारे माइंड में रहती है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन क्वेश्चन सच एज what is my learning goal and what do I need to do to get there। कि टीचर्स को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे को इस बात पे फोकस करवाए कि हमारा लर्निंग गोल्स क्या है और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है। रीज़न है कि जब स्टूडेंट ये खुद को सेल्फ असेस करना सीख जाएगा तो उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको सेल्फ असेस कर पाएगा, वो वर्क परफॉर्मेंस को वो यूज़ कर पाएगा अंडरस्टैंड करने में, खुद की लर्निंग में, अपने प्रोग्रेस में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस बेटा ये दोनों स्टेटमेंट सही है और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। गाइडेड डिस्कवरी जो होता है बेटा, जो अप्रोच होता है लर्निंग का, इसके अंदर बेटा ये कहते हैं कि आपका सबसे पहले देखिए गाइडेड डिस्कवरी होता है क्या है। गाइडेड डिस्कवरी के अंदर जो होता है बेटा टीचर क्या करता है, जो भी नेसेसरी टूल्स होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, वो प्रोवाइड करता है जिससे स्टूडेंट अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। बात समझ में आई? यानी कि टीचर गाइड करता है बच्चों को कि उसे कैसे काम करना है, इससे क्या है फिर उससे बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्शन आपके क्या मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वो फिर कंस्ट्रक्ट कर पाता है अपनी नॉलेज को, गाइड करता है बेसिकली टीचर। तो ये कहते हैं कि क्या इसके अंदर प्रायर प्लानिंग और प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स। ओके ये बेटा बिल्कुल सही बात है। गाइडेड डिस्कवरी में क्या होता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं कि जिससे कि वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके। टीचर स्कैफोल्डिंग का काम करता है, टीचर डिक्टेटर का काम करता है, नहीं बेटा टीचर स्कैफोल्डिंग का काम करता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following strategies is not effective while developing conceptual understanding in children। ये कहते हैं अगर हमारे को बच्चे के अंदर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लानी है तो इनमें से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है। presenting non example to show that what the concept is not, नॉन एग्जाम्पल प्रेजेंट करना। ठीक है फिर उसके बाद क्या है, आस्किंग स्टूडेंट टू जनरेट देयर ओन एग्जाम्पल, बच्चों से कहना कि वो खुद कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज, मेमोराइज बेटा सबसे नेगेटिव वर्ड है, तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सबसे नॉन इफेक्टिव तरीका होगा बच्चे के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन द थियोरिटिकल प्रिंसिपल ऑफ। ये कहते हैं एक एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम कौन से थियोरिटिकल प्रिंसिपल पे बना होना चाहिए या फाउंड होना चाहिए। तो वो होता है बेटा क्या, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ पे बच्चा क्या होता है, बच्चा करके सीखता है, चीज़ों को खुद से करता है। ठीक है, जो हमारा बेटा साइको डायनामिज्म है या साइको एनालिसिस होती है, ये फोकस करता है सबकॉन्शियस प्रोसेसेस पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, बजाय किसके, क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल मेथड पे। और जो बिहेवियर होता है बेटा, बिहेवियरिज्म, इसमें क्या है, ये एक पैसिव लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें हमारा बच्चे को स्टिमुलस दिया जाता है, फिर उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। तो हमें इन दोनों मेथड्स में नहीं जाना। हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें क्या होता है, बच्चा अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके, अपने कल्चर से इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स सी क्वेश्चन 20 के अंदर क्या बोला गया है। assertion रीजन का क्वेश्चन आ जाता है। अगेन assertion क्या है, empathy depends on the ability to understand that others have feelings and to gauge their feelings। ये कहते हैं कि जो empathy होती है वो डिपेंड करती है इस एबिलिटी पे कि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाए। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एम्पैथी फंडामेंटली क्या इन्वॉल्व करती है कि दूसरों की जो इमोशनल स्टेट है उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उन्हें शेयर करना। इसका रीजन क्या, कि इमोशन और कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात गलत है बेटा। ये देखिए, अगर आप इमोशनली फिट होंगे तो आपका माइंड भी अच्छे से काम करेगा, और अगर आप इमोशनली फिट नहीं होंगे तो आपका जो बेटा कॉग्निशन है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, नॉट रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। दोनों चीजें आपस में कैसी होती हैं, रिलेटेड होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। A middle school teacher can enable students become strategic self-motivated learners by। एक मिडिल स्कूल का टीचर बेटा बच्चों को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे बना सकता है, उन्हें प्रोवाइडिंग वेराइड फॉर्म्स ऑफ रिइंफोर्समेंट फॉर एवरी, हर एक बेटा टास्क कंप्लीट करने के लिए उन्हें रिइंफोर्समेंट दिया जाए, डिक्टेटिंग वेल प्रिपेयर्ड आंसर्स टू क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक में बेटा जो क्वेश्चन है उनके अच्छे से आंसर्स प्रिपेयर किया जाए, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, स्ट्रेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द टर्म। बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग यानी कि ऑप्शंस दे दिए ABC, क्या इससे बच्चा सेल्फ मोटिवेट होगा, नो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटा कॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल्स। बच्चों को एनकरेज करना कि बच्चों के पास जो नॉलेज है और जो स्किल्स है उसका वो डेवलप करें, उसको और अच्छे से निखारें। तो उससे क्या होगा बेटा, बच्चे के अंदर क्या आएगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बेटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है, एग्जाम्प्लीफाइज मतलब क्या है, अभिप्रेरणा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मोटिवेशन ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है बेटा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो मोटिवेशन हमें अंदर से मिलता है। ठीक है, जो हम अपने लिए करना चाहते हैं, ना कि किसी रिवार्ड के लिए या किसी को दिखाने के लिए या किसी से कंपटीशन लगाने के लिए। तो इसका बिल्कुल बेटा सीधा सीधा आंसर है, जो पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है वही हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। बेटा ये बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कहते हैं कौन सी डिबेट हाईलाइट की गई है बेटा फॉलोइंग क्वेश्चन में। डज एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकली डिटरमाइंड सेक्स brings with it all the characteristics that defines one socially constructed gender। ये जो यहाँ पे एक डिबेट दी गई है जिसमें कहा गया है कि इंडिविजुअल का जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है यानी कि मेल और फीमेल वही डिफाइन करते हैं सारे करेक्टरिस्टिक्स को, और उसी के बेसिस पे हमारे सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर्स डिफाइन किए जाते हैं। तो बेटा ये हमारी कौन सी डिबेट का पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या है,
नेचर और नर्चर के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया है? नेचर और नर्चर। नेचर यानी कि मेल एंड फीमेल, नर्चर यानी कि सोशली उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ क्या है बेटा, नेचर नर्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, कि नेचर और आपका नेचर और नर्चर क्या करता है, डेवलपमेंट पे असर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेजर डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग डैश इज सर्च फॉर आइडेंटिटी, पर्सनल, सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल। ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा डेवलपमेंटल टास्क होता है किस ड्यूरेशन में, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, पर्सनल, सेक्सुअल और ऑक्यूपेशनल। वो कौन सी एज होती है बेटा? एडोलसेंस। बेटा सबसे ज़्यादा इस एज में क्या होता है ना, बच्चा सबसे ज़्यादा आपका परेशान होता है, वो अपनी पहचान ढूंढता है इस एज के अंदर। वो उस एज में होता है, ना ही वो बच्चा होता है ना ही वो बड़ा होता है। इस एज में उसके बेटा स्टॉर्म की जो कहते हैं ना, स्टॉर्म की जो एज होती है वो यही होती है। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो समझ नहीं पाता उसे, वो ये नहीं जान पाता कि वो एग्जैक्टली उसका क्या है। उसके आप देखेंगे सबसे ज़्यादा टीनेज में होता है, एडोलसेंस की एज में होता है, जहाँ बच्चा ये सोचता है मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी बनूंगा, मैं वो भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। ठीक है, तो वो अपने पर्सनल आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, और अपने वैल्यूज पे, अपने बिलीव्स को एक्सप्लोर करता है, अपने गोल्स को एक्सप्लोर करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? assertion reason again. Children learn values and norms of the society in the overt as well as covert way. ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं आपका लर्न करते हैं वैल्यूज को, नॉर्म्स को अपनी सोसाइटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सोशलाइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम रिचुअल्स ऑन द सोसाइटी। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए ये स्टेटमेंट सही है कि जो बच्चा होता है वो अपनी सोसाइटी से देखकर ही चीज़ों को सीखता है, जिस सोसाइटी में रहता है ठीक है वहीं से सीखता है। आगे ये बोलते हैं कि सोशलाइजेशन हमारा सिंपल प्रोसेस है जो कस्टम्स और रिचुअल्स को पास करता है। तो बेटा ये गलत है। सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें बेटा हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी को पहचान मिलती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर होते हैं रिचुअल्स। तो इसमें बेटा आंसर क्या होगा आपका? A is true and R is false. So option number 2 will be your answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? As per Jean Piaget theory of cognitive development, which of the following abilities distinguishes formal operational thinking from concrete operational thinking? इनमें से बेटा कौन सी चीज़ है जो हमारे को ऑपरेशनल, मतलब ये कहते हैं कि ऑपरेशनल थिंकिंग को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग से अलग करती है? तो देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग क्या होती है बेटा, वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ क्या होता है, स्पष्ट रूप से होती हैं चीज़ें। कैसी होती हैं? स्पष्ट रूप से होती हैं। और ऑपरेशनल क्या होता है बेटा, जहाँ पे बच्चे के अंदर लॉजिक लगाने का, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग का क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक ही हमारा इसको अलग करती है। और कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमिनेंस, सिंबॉलिक प्लेस, ये सब किसका बेटा होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग होता है। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग में बच्चा लॉजिकल सोचता है, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग के अंदर बच्चा क्या समझता है? आपका आपका समझता है बेटा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को। आपको याद होगा बेटा इसका वो है SPCF। तो F हमारा सबसे लास्ट में आता है बेटा, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग, जहाँ पे बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A significant critique of Jean Piaget is that he failed to adequately consider the influence of dash on development. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था जीन पियाजे का, कि वो किस चीज को कंसीडर नहीं कर पाए थे बेटा, वो कल्चर्स को कंसीडर नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर। सबसे करेक्टली मैच पेयर क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, law and order upholding principles of social justice for humanity, social order, social contract orientation, consideration of perception of others, punishment and obedience orientation, avoid of bad consequences. तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि अवॉइड करना बैड कॉन्सिक्वेंसेस को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बेटा मेरा आंसर इसका सही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है जीन पियाजे और लिव वाइगोस्की आर सिमिलर इन देयर बिलीफ। जीन पियाजे और जो लेव वाइगोस्की थे बेटा, उन दोनों में कौन सी चीज़ की एक समानताएं थी? वो थी बेटा कि चिल्ड्रंस जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं अपनी मीनिंग मेकिंग में, यानी कि अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं। ये बात दोनों का मतलब कंस्ट्रक्शन वो करते हैं नॉलेज का अपने एनवायरनमेंट में रह के, ये दोनों में समानताएं थी। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वाले पेपर का। लाइव वाइगोस्की प्रपोज दैट, लाइव वाइगोस्की ने क्या प्रपोज किया था? चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। चिल्ड्रन थिंकिंग क्वालिटेटिवली अलग होती है एडल्ट से। चिल्ड्रंस के पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है जो बेटा दे कैन डू विद अदर सपोर्ट, जो कि बिल्कुल दूसरों के सपोर्ट से कर सकते हैं। चिल्ड्रन बोर्न, देखिए सीधी सी बात है, सबसे अच्छा यही है यहाँ पे कि चिल्ड्रन के पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है, जो जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे टास्क होते हैं जो दूसरों की मदद से वो कर सकते हैं, दूसरों के सपोर्ट से वो कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर मुझे बेटा आपकी इस वीडियो से अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो मैं आगे भी आपको CTP के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू सो मच।